हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के अंदर जितने प्रमुख अंतर हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपसे एक शिकायत है मेरे दोस्त कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन पता नहीं चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, कौन सी दुश्मनी है पता नहीं। मेरे दोस्त जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, क्योंकि हमारी भी इच्छा है कि हम अपने चैनल पर जल्द ही 100K सब्सक्राइबर देखना चाहते हैं और आप सभी के प्यार से हम भी सिल्वर बटन जल्द ही जल्द लेना चाहते हैं। और आज इस वीडियो का जो लाइक है दोस्तों वो है 500 लाइक। आई डोंट नो आप करेंगे या फिर नहीं, हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन आज जो वीडियो का लाइक का टारगेट रखा है वो है 500 लाइक। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जितने अंतर हैं दोस्तों, पहला है कि फ्रैंकेल और साटकी दोष में अंतर। ध्यान से समझिएगा, हम इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें डेफिनेशन भी पूछता है फ्रेंड्स और इसका अंतर भी पूछता है। तो फ्रैंकेल दोष और साटकी दोष में क्या अंतर है, सबसे पहले समझ लेते हैं फ्रैंकेल दोष। देखिए दोस्तों, जब मान लेते हैं क्या है कि ये किसी क्रिस्टल जालक की व्यवस्था है और मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, इसके अवयवी कण हैं। तो जब क्या होते हैं कि जब, ध्यान देना दोस्तों, किसी क्रिस्टल में से अवयवी कण, मान लेते हैं ये प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस, ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई कण अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय यानी अंतराकाशीय छिद्र में इसमें चला जाता है तो यहाँ पर जो रिक्ति बनती है उसी दोष को कहते हैं फ्रैंकेल दोष। लेकिन जब ये एकदम से गायब हो जाए यानी यहाँ पर ना आए तब वो बन जाता है साटकी दोष। बात समझ में आई? चलिए अब देख लेते हैं अंतर क्या है। ध्यान से समझिएगा, इसमें आयन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय छिद्र में चले जाते हैं। अभी हमने बताया ना, अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय छिद्र में मान लेते हैं यहाँ पर चला आया, तो इससे जो रिक्ति बनेगा, स्थान बनेगा, वो होगा फ्रैंकेल दोष। और साटकी दोष में क्या होता है दोस्तों, इसमें आयन गायब हो जाते हैं। अभी हमने बताया कि इसमें आयन क्या होते हैं दोस्तों, गायब हो जाते हैं। दूसरा है कि इसमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। किसमें? फ्रैंकेल दोष में। ये जो धनायन होगा वो क्या होता है, ऋणायन से दोस्तों ये जो होगा छोटा होगा, ठीक ना। यानी इसमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें धनायन व ऋणायन का आकार समान होता है। किसमें? साटकी दोष में। अगला है अंतर कि इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जब ये फ्रैंकेल दोष उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, तो क्रिस्टल जालक के घनत्व में कोई भी चेंजिंग नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है उसके डेंसिटी में। लेकिन क्या होता है साटकी दोष में, इसमें घनत्व कम हो जाता है ना, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आयन गायब हो जाते हैं तो घनत्व कम हो जाएगा। ठीक। अगला है दोस्तों, अगला है कि इस दोष में एक रिक्ति बनती है। यानी इस दोष में क्या होता है, यहाँ पर एक रिक्ति बन जाएगा, लेकिन जब इसमें गायब हो जाएंगे दोस्तों, आयन ही गायब हो जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 रिक्ति बनती है। ठीक, इस दोष में 2 रिक्ति बनती है। तो ये रहा फ्रैंकेल और साटकी दोष के बीच में अंतर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला जो है दोस्तों वो है आपका धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनीय चालक में अंतर। और ये क्वेश्चन अब की बार पूछा गया क्वेश्चन है कि धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनीय चालक क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि दोस्तों धात्विक चालक, धात्विक यानी जो क्या हो, धातु हो, और वैद्युत अपघटनीय यानी जो वैद्युत अपघटन। अब समझिए पहले, धात्विक चालक ऐसे चालक जिसमें धारा का प्रवाह किसके द्वारा हो दोस्तों, आवेश के द्वारा हो। जिसमें धारा का प्रवाह आवेश के द्वारा, जैसे तार हो गया, ठीक ना, आवेश के प्रवाह से धारा प्रवाहित होगी तो उसे कहेंगे धात्विक चालक। और ऐसे चालक जिसमें धारा का प्रवाह आवेश से ना होकर के आयन के रूप में, यानी प्लस माइनस आयन के रूप में होता है, उसे कहते हैं वैद्युत अपघटनीय चालक। ठीक, जैसे में NaCl का है ना, NaCl यानी मान लेते हैं कि साल्ट का सॉल्यूशन हो गया, नमक का विलयन हो गया, ठीक, H2SO4 का विलयन हो गया, तो ये क्या वैद्युत अपघटनीय चालक में आएंगे। ठीक, इनमें अंतर देख लेते हैं। परिभाषा तो समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं अंतर कि इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अभी हमने बताया ना, जो आवेश होते हैं, ठीक, यानी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। अभी बताया इसमें आयन के द्वारा होता है।
आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी मेटल आप लिख दीजिए, कोई भी धातु, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक ना, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कुछ भी लिखिए। और इसमें क्या है, जैसे विलयन ये लिख दीजिए। ठीक, अगला है कि धात्विक चालक में ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। आप सभी को पता है दोस्तों, अगर जैसे धारा प्रवाहित हो रही है तार में और तार गर्म हो जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी, अपने आप धारा का मान घट जाएगा, धारा अचानक से गिर जाएगी। तो यानी इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। लेकिन दोस्तों वैद्युत अपघटनीय चालक यानी जैसे बैटरी होता है ना, जो बैटरी आप चार्ज करवाते हैं, ठीक ना, जिससे पहले टेलीविज़न वगैरह चलते थे, आज भी क्या है मोटर वाहन सब ये स्टार्ट होने में उपयोग में लाते हैं। तो इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। यानी बैटरी क्या होगा, जितना ज़्यादा आप विलयन को चार्ज करेंगे, जितना ताप बढ़ाएंगे उतनी ही चालकता बढ़ेगी। तो इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। ठीक, अगला देखिए कि इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें यानी धात्विक चालक में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि इसमें कोई चीज़ आप मिलाएंगे नहीं। ठीक, ये चालक तार होते हैं, लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या है, जैसे ही कोई आप अशुद्धियाँ मिलाएंगे बाहर से या कुछ भी मिलाते हैं तो इसमें परिवर्तन शुरू हो जाएगा विलयन में। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में चालन का कार्य करते हैं। कौन? धात्विक चालक। जो धात्विक चालक होंगे दोस्तों, जब ठोस अवस्था में रहेंगे या द्रव अवस्था, दोनों अवस्थाओं में इसमें धारा का प्रवाह होगा, यानी चालन का कार्य करेंगे। लेकिन जो ये केवल द्रव अवस्था में ही चालन का कार्य करते हैं। लाइक दैट दोस्तों, जैसे क्या है, मान लेते हैं NaCl है, ये जब तक दोस्तों सूखा रहेगा, यानी नमक जब तक सूखा रहेगा इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जैसे इसमें आप क्या है पानी मिलाओगे, जैसे इसको आप जल में घोलोगे, तुरंत ही इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो वही है कि इसमें ये केवल क्या होते हैं, द्रव अवस्था में ही चालन का कार्य करते हैं। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है दोस्तों। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में हम बात करें तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर और एक भौतिक और रासायनिक अधिशोषण पूछा जाता है। हालांकि फ्रैंकेल और शाटकी दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा, ये आपके एग्जाम्पल सहित पूछे जाते हैं डेफिनेशन। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसको समझ लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। देखिए जो क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक सांद्रता की जो घात होती है फ्रेंड्स, अभिकारक सांद्रता की जो घात होती है, उन घातों का जो योग होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं कोटि। ठीक ना, यानी अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। अब देखिए जो आणविकता होती है वो क्या होता है कि उस अभिकारक के प्रथम पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं, हमें अंतर देखना है। तो पहला है कि यह एक प्रायोगिक मान है, यानी अभिक्रिया की जो कोटि है एक प्रायोगिक मान है, और आणविकता क्या है दोस्तों, ये एक सैद्धांतिक मान है। ठीक, नेक्स्ट है कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है ये शून्य, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। जो कोटि होती है दोस्तों, जैसे कोई यहाँ पे x है, इसकी कोटि यहाँ पर है तो ये शून्य भी हो सकती है, और ये क्या होता है कि या करके हम इसको भिन्नात्मक के रूप में लिख सकते हैं, या ये क्या है ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो शून्य, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। लेकिन जो आणविकता होती है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, यानी अणुओं, जैसे भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को यह दर्शाता है, तो ये कभी भी शून्य, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी केवल ये एक पूर्णांक संख्या ही हो सकती है। नेक्स्ट है कि यह वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध को बताती है। कौन? अभिक्रिया की कोटि। लेकिन आणविकता क्या करती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। ठीक, अगला है कि यह नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। लेकिन जो आणविकता होती है दोस्तों, यह अभिक्रिया में प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, चलिए कर लिया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो दोस्तों यहाँ से है वो है कि भौतिक अधिशोषण
भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ये क्वेश्चन भी अब की साल पूछा गया था। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। चलिए हम देख लेते हैं। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि इसमें ध्यान से समझना दोस्तों कि इसमें अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच दुर्बल बल कार्य करता है। देखिए जैसे कोई सतह है, ठीक, ये क्या होता है क्या होता है दोस्तों, ये अधिशोषक होता है और इस पे जो बाहर से कोई कण आते हैं वो अधिशोष्य होते हैं। तो ये अधिशोषक होता है, ये अधिशोष्य। तो इसमें अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच दुर्बल बल कार्य करता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच प्रबल बंध बनते हैं, है ना। नंबरिंग नहीं किया है, खैर कोई बात नहीं, नंबरिंग कर लीजिए। दूसरा है दोस्तों, ताप बढ़ाने पर यानी जो भौतिक अधिशोषण होगा ये बढ़ता या घटता है, यानी ये ताप बढ़ाने पर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण है दोस्तों वो क्या है कि ताप बढ़ाने पर इसमें क्या होता है, अधिशोषण बढ़ता है। अगला है, इसमें ऊष्मा का मान कम होता है। किसमें, जो आपका भौतिक अधिशोषण होता है इसमें ऊष्मा का मान कम होता है, लेकिन इसमें ऊष्मा का मान अधिक होता है। अगला अंतर है कि इसमें भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा कम होती है, यानी इसमें सक्रियण ऊर्जा कम होती है और इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि सक्रियण ऊर्जा अधिक होती है। तो बहुत ही छोटे छोटे से हमने सिंपल शब्दों का प्रयोग किया है ताकि आप इजीली इसको याद कर सको। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में क्या अंतर है, और ये अब की बार भी पूछा गया था। आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर ये मत समझिएगा कि बायोलॉजी का है, क्योंकि जो जैव अणु चैप्टर है उसमें आपका ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर पूछा जाता है, परिभाषा भी पूछता है। तो अब की बार अंतर पूछा गया था, ठीक। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, देखिए ग्लूकोज को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे अंगूर की शर्करा कहते हैं। यानी अंगूर का जो प्रमुख घटक है ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज का जो प्रमुख घटक है वो क्या है, अंगूर है। यानी अंगूर में सबसे ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा होती है और इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में भी ग्लूकोज होता है तो इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं, ठीक। और फ्रक्टोज क्या है, इसे ये फलों में यानी जो पके हुए फल होते हैं उसमें पाया जाता है, इसलिए इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। बात समझ में आई, इसे अंगूर की शर्करा कहते हैं और ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसे फलों की शर्करा कहते हैं। अगला है कि यह 6 सदस्यीय वलय है। 6 सदस्यीय के वलय, जैसे एक बेंजीन की संरचना बनती है दोस्तों, इस तरह से ये बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है 5 सदस्यीय, यानी इसमें 5 कॉर्नर ही होते हैं, ठीक। ग्लूकोज में यह कम वसा का उत्पादन करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, कम वसा का उत्पादन करता है, लेकिन यह क्या करता है, यह अधिक वसा का उत्पादन करता है। कौन, फ्रक्टोज। अगला है कि यह शरीर के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, यानी हमारे शरीर को प्रमुख रूप से ये क्या है, उपयुक्त ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन यह मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन, फ्रक्टोज। तो ये रहे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पूछता है इसमें डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। ये भी आपका बहुत ही प्रमुख अंतर है। अब आप सोचेंगे कि केमिस्ट्री का है, नहीं, जैव अणु में भी ये है। तो आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो हमने इसके बहुत सारे अंतर बताए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के इस अंतर को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।